हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, हम लोग कर रहे हैं यूपीपी के री एग्जाम की प्रैक्टिस सेट की सीरीज। तो आज हम लोग सेट नंबर 20 करने जा रहे हैं। सेट नंबर 20 है। इससे पहले हम लोग 19 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप सारे प्रैक्टिस सेट चेक कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग करेंगे साइंस, जिसमें कि जनरल साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हिस्ट्री के। हिस्ट्री में हम लोग मिडविल हिस्ट्री को आज टारगेट करेंगे। कुल 40 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 20 में से आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, साइंस में और हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए और ओवरऑल आउट ऑफ 40 आपका कितना बना स्कोर। ठीक है, तो ये अगर आप अभी कैलकुलेट कर लोगे कि आउट ऑफ 40 अगर आप लोगों के 35 से 38 तक मार्क्स आ रहे हैं, 38 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, दैट मीन्स आपकी तैयारी जो है जीके जीएस की बहुत अच्छी है और आप लोग और सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हो। अगर आपका बिलो 35 आ रहा है तो दैट मीन्स आपको जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक डैश है, कुछ ऐसा है कि आगे डैश है जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है। तो हमें बताना है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है। तो देखिए यहाँ पर जो ठोस, तरल और गैस हैं, इनकी तीनों की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इनको कुछ में नहीं डाल सकते हैं। ठोस होते हैं, स्थान घेरते हैं, इनका द्रव्यमान होता है, इनका भार भी होता है और इनकी जो अवस्था है, भौतिक अवस्था, ये निश्चित होती है। ठीक है, जो तरल होते हैं ये स्थान घेरते हैं, द्रव्यमान होता है, इनमें भार भी होता है, लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता है। इनको जिस भी बर्तन में डाल दिया जाता है ये उसी का आकार ले लेते हैं। गैस, इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये गैस होते हैं। तो जो पदार्थ है इसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ ऐसा पदार्थ, कुछ ऐसा है जिसमें कि द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि कोई ठोस पदार्थ जब सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना। जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा, घर में पूजा के लिए कपूर यूज करते हैं। तो कपूर को यदि खुले स्थान पर रख दिया जाए, ऐसे ही आप एनवायरनमेंट में यूं ही रख दो, ये तो कुछ दिन के बाद आप देखोगे वो जो कपूर है पूरा इवेपोरेट हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो कपूर में जो है ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन से ये ठोस गैस में बदल जाता है और वायु में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी उपधातु नहीं है? उपधातु मतलब सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं आपको इसको। उपधातु सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, ये सब उपधातु हैं, लेकिन जो टिन है ये धातु है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत निम्न ताप पर ठंडा करके प्राप्त की जाती है। तो ऐसी कौन सी पदार्थ की अवस्था है, हमको ये बताना है। तो देखिए, जो पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद एक और अवस्था होती है, एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिलेगी, 5वीं अवस्था, जिसे कि बोस-आइंस्टाइन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें जो कूट दे रखा है उसमें भी देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है सी का, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोस-आइंस्टाइन जो स्टेट है, इसके यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं ये मैंने दे रखे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके ये स्टेट्स के जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये आप रीड कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं उस डाउट को आप लोगों को जल्दी से जल्दी रिमूव करने का प्रयास करूंगी। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो बोस-आइंस्टाइन स्टेट है इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2001 में। किनको? 3 लोगों को, एरिक कॉर्नेल, कार्ल ई वीमन और वोल्फगैंग को। ठीक है, 2001 में पुरस्कार दिया था, नोबेल पुरस्कार। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वथनांक के आधार पर 2 तरल पदार्थों को अलग करने की विधि पूछी गई है। तो क्वथनांक के आधार पर तरल पदार्थ जब मिले होते हैं आपस में तो उनको आसवन के द्वारा
जो है अलग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो, जो पेट्रोलियम होता है, कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल क्वथनांक के आधार पर ही डिफरेंट जो उसके मिक्सचर में पार्टिकल्स होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं वो अलग किए जाते हैं। जैसे कि देखिए पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और पेट्रोलियम जेली और कोल टार, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? सब कच्चे तेल में ही मिलती हैं। तो जैसे जैसे मान लीजिए ये भट्टी है और एक ये बड़ा सा बैरल होता है, उसमें कच्चे तेल को भर दिया जाता है। तो जैसे जैसे जिस भी द्रव का क्वथनांक आने लगता है, वो क्या होता है, वहाँ से द्रव इसमें जो मिक्स होता है वो खौलने लगता है, गर्म होकर इवेपोरेट होने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है, और वाष्प को ठंडा करके उसका लिक्विड बना लिया जाता है। सबसे पहले डीजल आता है, फिर पेट्रोल आता है, यही क्रम चलता है। तो ये जो क्वथनांक के आधार पर दो तरलों को अलग करने की विधि है, ये आसवन कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जब विलयन और विलायक दोनों बिल्कुल एक समान मिश्रण देते हैं। तो इस तरीके का जो मिश्रण है वो पानी में शर्करा, मतलब जब चीनी को आप पानी में घोल देते हैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शरबत जो हम लोग गर्मियों में पीते हैं ना, लेमनेड पी लेते हैं, रूअफ़ज़ा पी लेते हैं, तो ये वही जो हम पीते हैं गर्मियों में, पानी और चीनी का मिश्रण, ये समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। पानी का क्वथनांक, ये तो आप सभी जानते होंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? तो वाष्पीकरण की जो दर होती है पवन के वेग पर निर्भर करती है, अनावृत सतह का क्षेत्र, वायु की आर्द्रता। जब वायु में आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पीकरण कम होता है। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है वायु की आर्द्रता वाष्पीकरण के। आप लोगों ने ऐसे ध्यान दिया होगा कि हम लोग जब बरसात के मौसम में कपड़े धोते हैं और उन कपड़ों को धो के सुखाने के लिए टांगते हैं, तो कपड़े जो है, जो गर्मी का मौसम होता है, जून का मौसम, जून की अपेक्षा कपड़े जुलाई में देर में सूखते हैं या बारिश के मौसम में देर में सूखते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वायुमंडल में आर्द्रता होती है, इसलिए वाष्पीकरण के माध्यम से जो जल कपड़ों के रेशों से निकलता है उसकी गति धीमी हो जाती है। अनावृत सतह, इसका मतलब ये हो गया कि कोई द्रव है, यदि वो ज़्यादा सतह पर फैला होगा, अगर आप पानी को बाल्टी में भर करके रख देते हैं तो वो बाल्टी आपकी ज़्यादा समय में खाली होगी। यदि किसी बड़े से टब में उतना ही पानी आप भर के रखेंगे तो उसकी सतह जल्दी खाली होगी एज कंपेयर टू बाल्टी। ठीक है, पवन का वेग, हवा जब तेज चल रही होती है तो भी क्या होता है कि जो वाष्पीकरण है वो तेजी से होता है। तो तरल के रंग पर वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तरल का वाष्प दाब है। अब ये 4 आप लोगों को दे रखे हैं ऑप्शंस, इसमें से बताना है। तो तरल का जो वाष्प दाब होता है ये तापमान के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। धातु की विद्युतीय चालकता कब कम होती है? तो जो धातु है उसकी विद्युत चालकता तापमान की वृद्धि के साथ साथ कम होती है। जैसे जैसे धातु को गर्म किया जाता है उसकी चालकता कम होती जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उसके पहले चालकता के स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर ये दे रखे हैं मैंने। ये वीडियो को पॉज करके आप लोग सारे रीड करोगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगी। ठीक है, चालकता जो है प्रतिरोधकता का व्युत्पन्न होता है। प्रतिरोधकता आपको पता है क्या होती है कि जब किसी भी चालक में करंट प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जिस दिशा में चलते हैं उसके उल्टी दिशा में धारा प्रवाह होता है, और धारा प्रवाह के उल्टी दिशा में क्या होता है? प्रतिरोध बहता है। तो जो प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है धारा प्रवाह की दिशा में, वही प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा और इनको रीड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से बायोलॉजी के क्वेश्चंस 10 आपको देखने को मिलेंगे, इनको देखते हैं। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मतलब जो बायोलॉजी में ग्रुप्स बनाए हैं उनका जनक किसको कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मोनेरा में है? तो ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें मोनेरा समूह में आपका आता है जीवाणु, जिसे कि हम बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को किस में वर्गीकृत किया गया है? मोनेरा ग्रुप में। ठीक है, ये देखिए 1866 में अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा इसका जो है रूप प्रस्तावित किया गया था। और बैक्टीरिया
के लिए जैविक और वैज्ञानिक रूप से नाम मोनेरा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर दे रखी हैं, ये आप लोग रीड कर लेना। और अगर कोई डाउट है तो मैं हमेशा कह रही हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया? तो मतलब जो 5 फाइलम्स बनाए गए थे उसका वो ये जो सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो विट्टेकर जो है, R.H. विट्टेकर, इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के राज्य के गैर हरी परपोषी, जिसे कि हीरोट्रोपिक पौधे से संबंध पौधे हैं? तो आप इस क्वेश्चन, ये थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज में दे रखा है, मैं इसको आसान भाषा में समझाती हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि कौन से पौधे हीरोट्रोपिक हैं। हीरोट्रोपिक मतलब जो हरे नहीं हैं लेकिन हरे पौधों के साथ परपोषी बनते हैं। परपोषी मतलब जो दूसरों के भोजन से खुद का भोजन बनाते हैं या दूसरों के भोजन से खुद का पेट भरते हैं। तो जो कवक होता है, कवक हीरोट्रोपिक नेचर का होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कवक इसे ही फंजाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव R. विट्टेकर द्वारा दिए गए किंगडम प्रोटेस्टा में शामिल है? तो प्रोटेस्टा के जो भी एनिमल्स हैं वो हमें बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें कि एक कोशिकीय शैवाल, डायटम, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कीड़ों के अध्ययन को कीट विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में जो है कवक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे एनिमेलिया जगत के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो एनिमेलिया जो जगत है उसके अंतर्गत प्रोटोजोआ नहीं आता है। प्रोटोजोआ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वह वंश जिससे मनुष्य का संबंध होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा होमोसेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम कह लीजिए इसको। ठीक है, तो होमोसेपियंस यहीं से जुड़ा हुआ है, होमो। तो मनुष्य का जो संबंध है जिस वंश से वो हो जाएगा होमो। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होमोसेपियंस याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चंस हमारे थे बायोलॉजी के, और ऊपर मैंने गलत उसमें अनाउंसमेंट कर दी जिसमें मैं बोल रही थी कि 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं। नहीं, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के थे और 10 क्वेश्चन आपके ये बायोलॉजी के थे। कल के पेपर में आप लोगों को केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये 20 क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं हिस्ट्री के, जिसमें मिडविल हिस्ट्री है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि 20 में से आपका कितना स्कोर बना है। ठीक, चलो हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनवाया गया था? तो जो संगम वंश के राजा थे देवराय प्रथम, इन्हीं के शासनकाल में हजारा मंदिर बनवाया गया था विजयनगर साम्राज्य का। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विजयनगर साम्राज्य में जिला का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया था? तो जिला का वर्णन करने के लिए जो है नाडू शब्द का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिले को नाडू कहते थे विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विदेशी यात्रियों में से कौन अच्युत देव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने आया था? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा जब अच्युत देव राय थे तो उस समय फांडियो नूनिज आया था। वैसे इसका नाम आप लोगों ने कई बार सुन रखा होगा, नूनिज। ठीक है, नूनिज नाम से ही ये विदेशी यात्री फेमस है। पूरा नाम इसका हो जाता है फर्नाओ नूनिज। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कब आया था? अच्युत देव राय के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासन के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को उपाधि दी जाने वाली का नाम होता था अष्टदिग्गज? कुल मिला के क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि किसके दरबार में अष्टदिग्गज कवि, तेलुगु कवि होते थे, किसके शासनकाल में? इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो कृष्णदेव राय के जो दरबार में है 8 तेलुगु कवि होते थे जिन्हें कि अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, तो श्री कृष्णदेव राय इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने गोल गुंबज का निर्माण करवाया था? गोल गुंबज जो कि बीजापुर में है, इसका निर्माण करवाया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर
3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों का क्रम बताना है, कालानुक्रम में हमें सही कालानुक्रम बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडु। ये 4 वंश हैं जो इसी कालानुक्रम में हुए। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम वंश का शासन था, उसके बाद तुलुभ वंश, सुलुभ वंश का हुआ, फिर तुलुभ, और फिर सबसे लास्ट में तुलुभ वंश का अंत करने के बाद अराविडु शासन वहां पर स्थापित हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत की राजधानी था? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो था गुलबर्गा था, गुलबर्ग या गुलबर्गा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। तो फिरोज शाह बहमनी संस्थापक था बहमनी साम्राज्य का, और इसकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कितने ग्राम पदाधिकारी अयंगर अनुदान से संबंधित थे? तो विजयनगर साम्राज्य में जो ग्राम पदाधिकारी थे जिन्हें अयंगर कहा जाता था, ये अनुदान से संबंधित थे। 12 अधिकारी जो है अयंगर अनुदान से संबंधित होते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 2 भाइयों ने मिलकर के की थी, जिनका की नाम था हरिहर और बुक्का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हरिहर और बुक्का 1 और 2 दोनों सही हैं। कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के महान राजा थे, ध्यान रखिएगा। और स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आजीविका धर्म संप्रदाय के आचार्य का नाम बताना है। अब यहाँ पे आजीविका लिख रखा है, वैसे ये आजीवक संप्रदाय है, ठीक है, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के आचार्य कौन थे? मक्कलीपुत्र घोषाल थे, ठीक है, मक्कलीपुत्र घोषाल। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भक्ति संत आंडाल निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदायों से संबंधित थी? तो आंडाल दक्षिण भारत की एक महिला संत थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महिला संत थी। और जिस तरीके से उत्तर भारत में मीरा हुआ करती थी, उसी तरीके से आंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता था, ठीक है, दक्षिण की मीरा इनको कहा जाता था। और ये कौन से संप्रदाय से संबंधित थी? ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थी। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वैष्णववाद से संबंधित हैं भक्ति संत आंडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अमीर खुसरो एक शाही कवि थे और निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो जो अमीर खुसरो हैं ये जो हैं इन्हें तूतिए हिंद भी कहा जाता था। ये किसके शिष्य हुआ करते थे? ये निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के संत के जो हैं शिष्य थे कौन? अमीर खुसरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए? तो भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन जो है शुरू हुए थे मध्यकाल में, मध्यकालीन युग में शुरू हुए थे सूफी आंदोलन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भक्ति आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन आते हैं या उनके प्रतिपादक कौन कौन रहे हैं? तो आपको भक्ति आंदोलन में मिलेंगे जो है शंकराचार्य मिलेंगे, भक्ति शाखा से जुड़े हुए मध्वाचार्य, रामानंद, ठीक है, रामानुजम। और उसके बाद अगर और आगे चलें, अकबर के समय की बात करें तो उस समय आपको तुलसीदास, सूरदास, ये सारे लोग भक्ति शाखा से जुड़े हुए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे? तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वल्लभाचार्य ने कौन सा भक्ति शाखा चलाई थी? भक्ति संप्रदाय चलाया था पुष्टि मार्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित भक्ति संतों में से कौन निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तो ये जो भी ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये सगुण भक्ति धागा से संबंधित हैं और ये वैष्णववाद के अनुयायी हैं, ठीक है, वैष्णववाद के अनुयायी हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वैष्णव शाखा को मानने वाले हैं ये। और संत कबीर ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि रहे हैं। नानक इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, ये बात भी याद रखिएगा। सिख धर्म निर्गुण भगवान को मानता है। दादू मियाँ या दादू मीर ये भी निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, चैतन्य। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन्हें चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा।
तुलसीदास की रचना जो रामचरितमानस है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, हमें सब जानते हैं अवधी भाषा में लिखी गई है तुलसीदास की रचना रामचरितमानस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने धर्म की रक्षा के लिए खालसा के निर्माण का आदेश दिया था। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है, ये गुरु गोविंद सिंह पुत्र किसके थे, गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, ये थे सिखों के 9वें गुरु, और 10वें और अंतिम गुरु थे, कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना क्यों थी, इन्होंने जो सिख समुदाय के लोग थे इनको लड़ाके बनाने पर, योद्धा बनाने पर जोर दिया, ठीक है, और उनको अलग तरीके के वस्त्र और वेशभूषा में रहने को कहा, इसे ही खालसा पंथ से जुड़ा हुआ था ये, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित संतों में से किसे उनके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य उनके अनुयायी इनको विष्णु का अवतार मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंगायत किसे कहते हैं, या लिंगायत समुदाय के लोग क्या कहलाते हैं इन चारों ऑप्शंस में से। तो वीर शैव समुदाय के जो लोग हैं ये लिंगायत संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये लोग बेसिकली शैव धर्म को मानने वाले ही हैं, और ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि इन लोगों का एक विशिष्ट दीक्षा समारोह होता है जिसमें ये शिवलिंग का एक प्रतिरूप अपने गले में धारण करते हैं, उससे ही लिंगायत समुदाय के लोगों का ये पहचान होती है। आप ऐसा देख भी सकते हो, ये फैक्ट में दे रखा है। लिंगायत 12वीं सदी के समाज सुधारक, दार्शनिक, कवि बसवेश्वर के अनुयायी थे। इन्हें बासव बन्ना भी कहा जाता है कहीं कहीं, ठीक है। बासव बन्ना ये 12वीं शताब्दी के जो है समाज सुधारक और दार्शनिक थे। बसवेश्वर इनका नाम है, जगह जगह पर इनको बासव बन्ना भी आपको देखने को मिलेगा। ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे और इन्होंने ही लिंगायत समुदाय की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये जुड़े हुए फैक्ट नहीं है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि एक संग्रह है। जो गीतांजलि है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। इन गीतांजलि के लिए ही जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इनको सबसे पहले साहित्य पुरस्कार भी मिला था, किसी भारतीय को साहित्य पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। इनकी कृति जिसका कि नाम है गीतांजलि, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन किसकी लिखी हुई पुस्तक है। तो माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इन्हीं के एक फेमस पुस्तक है जिसका कि नाम है विंग्स ऑफ फायर। ये बात भी ध्यान रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है, ये लिखी है डॉक्टर APJ कलाम ने, जो कि हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, ये हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। पातशाहनामा किसने लिखा है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। लेकिन मिर्जा मोहम्मद कासिम ने शाहजहांनामा नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी, रघुवंश, कुमार संभव, ये सारी प्राचीन भारत की संस्कृत कविता संग्रह और नाटक हैं। और ये किसकी रचनाएं हैं इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो मालविका, अग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं, महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये किसके द्वारा लिखी गई है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ ये लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी है। तो किताब उल हिंद जो है लिखी गई थी अल बरूनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्कृत नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण जो है मुद्रा राक्षस में मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्लेइंग इट माई वे ये किसकी आत्मकथा है। तो प्लेइंग इट माई वे आप लोगों को पता भी होगा, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पुस्तक द लाइफ डिवाइन ये किसके द्वारा लिखी गई है।
ये द लाइफ डिवाइन जो है श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी और दार्शनिक थे श्री अरविंदो, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है द लाइफ डिवाइन। जब ये कारागार में थे असहयोग आंदोलन के दौरान, इनको अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में डाल दिया था, उसी समय इन्होंने कई सारी दार्शनिक पुस्तकों का प्रतिपादन किया, तो ये उसी समय लिखी गई थी श्री अरविंदो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तुलसीदास की रचना श्री रामचरितमानस कौन सी भाषा में है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऊपर भी हम कर चुके हैं। तो अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। ठीक है, तो इस तरीके से आज के हमारे 40 क्वेश्चंस ये कंप्लीट होते हैं, जिसमें से 20 हिस्ट्री के क्वेश्चन रहे, मिडविल हिस्ट्री के क्वेश्चन, जिसमें काफ़ी सारी किताबें थी और आपको लोगों को मिडविल हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिले। 10 क्वेश्चन हमने बायोलॉजी के किए और 10 क्वेश्चन हमने किए फिजिक्स के। ठीक है, तो आउट ऑफ 40 आपका स्कोर कितना बना ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में इसको शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी प्रिपरेशन, उनका रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो सके। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस में ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। पढ़ते रहिए, अपने गोल पर फोकस करिए, क्योंकि आप लोगों को डेली एक प्रैक्टिस सेट में लेकर के आती हूं, इसलिए चैनल को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक